हुआ था क्या? शायद भूल गया था हुआ तो था रिकॉर्डिंग ऑन शायद। करना। पता नहीं, शायद वहां पे नहीं, डाउनलोड करते वक्त नहीं था। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या 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 कर चुके थे। देखते हैं, रोटेशनल मोशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे, था ना? यस सर। कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आगे भी कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं तो उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि दो स्फीयर है, ठीक है, दोनों का मास m और सिंपलिसिटी के लिए रेडियस r रख रहे हैं, इसका भी मास m, रेडियस r ही है। ठीक है, अलग अलग रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके सेंटर से और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस को हम बोल दे रहे हैं, चलो l रख देते हैं, l के फॉर्म में आ जाएगा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये जो सिस्टम हमको दे रखा है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, उसके अबाउट। दोनों स्फीयर है, सॉलिड। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेकिन किस डायरेक्शन में? अब पॉइंट मास ही होगा। अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे जब आ जाओगे, स्फीयर है तो यहाँ से कोई भी लाइन ऐसे लेंगे। ठीक है, सर लाइन ज्वाइन द परपेंडिकुलर। सेंटर्स नहीं होगा? हाँ नहीं, लाइन ज्वाइनिंग से नहीं, ये परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, यानी लाइन जो ज्वाइन कर रहा है उससे परपेंडिकुलर, उससे ले लेंगे तब तो और आसान हो जाएगा। 2 mr²/5। सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे आ रहे हैं यहाँ से? L/2। बोलो। L/2 पे आएगा, सिमिलर है इसलिए L/2 पे आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सिमिलर नहीं होता, m1 m2 दे रहा होता तो हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता, हो सकता था यहाँ पे m दे दे, यहाँ पे 2m दे दे। ठीक है, तो उस केस में हमको सॉल्व करना पड़ता है, और यहाँ पे आसानी से हो जा रहा है कि L/2 है, तो हम इसमें इसके अबाउट फाइंड कर सकते हैं, इसको इसके अबाउट फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अबाउट आएगा कितना, 2mr²/5। इसके अबाउट भी वही आएगा, 2mr²/5। और इसके अबाउट फाइंड करना है तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा इस सिस्टम का, पहले के लिए लिखेंगे तो 2mr²/5 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड के लिए लिखेंगे फिर से यही, तो इंटू 2 कर दे क्या? टू, हाँ। इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4mr²/5 प्लस ml²/2। m/2। ठीक है, यही हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि मान लेते हैं कि एक हमारा क्या माने, डिस्क माने कि स्फीयर माने,
तो समझने हैं तो डिस्क ही मानते हैं। ठीक है, डिस्क मानते हैं जिसका रेडियस जो है 4r है। ठीक है, और इसका मास जो है m है। इसमें से ये इसका सेंटर था, यहाँ सेंटर से 2r दूरी पे जब गए तो यहाँ से एक हम ऐसा r रेडियस का होल कट कर लिए, यानी कि a whole of radius r। ठीक है, सब इक्वल टू r कर लो, इसको ये स्मॉल r में रख लो। ठीक है, रेडियस r का हम लोग इसमें से कट कर रहे हैं। रेडियस r इज कट आउट फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, अगर ये पॉइंट O है तो फाइंड I about O परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, अगर प्लेन से परपेंडिकुलर O पॉइंट पे जो अगर कोई एक्सिस बनेगा तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। यानी कि हम इतना पोर्शन का एक जो है डिस्क काट चुके हैं, तो इसमें जो हमारा एरिया बचा होगा, यानी कि ये सब बचा हुआ एरिया, ठीक है, बीच में एक होल हमको ऐसा दिख रहा है। सेंटर ऑफ मास में भी हम लोग जो कहानी कर रहे थे वही सेम टू सेम यहाँ भी करना है। हो गया। सर दोनों को सेपरेटली निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ, हमारा आई जो होगा ये होगा ओरिजिनल। ओरिजिनल का मास m है, रेडियस 4r है, तो mr² 2 होता है, तो mr²2 माइनस कटआउट पोर्शन। कटआउट पोर्शन का हमको मास फाइंड करना पड़ेगा। तो सोचो कि फॉर 2 इंटू पाई 4r² के लिए मास m है। ठीक है, तो पाई r² के लिए मास कितना हो जाएगा, m/32, यानी जो कटआउट पोर्शन होगा उसका एरिया πr² होगा। जो टोटल एरिया है उसका रेडियस 4r है। अच्छा, 2 क्यों होगा, पाई इंटू 4r² होगा तो यहाँ 16 आएगा। इतना एरिया कटआउट पोर्शन का है। तो कटआउट पोर्शन का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ लिखना चाहते हैं, सेम एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, तो उस एक्सिस का अगर सेंटर ऑफ मास से देखें तो आएगा m/16 r²/2 प्लस md², d है 2, यानी कि m/16 इंटू 2r²। ठीक है, लिखे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। No, sir. ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो माइनस यहाँ से आ जाएगा mr²/32 प्लस 4, यानी कि mr²/4। सॉल्व करके कितना आ रहा है, 8 इंटू 32 माइनस 9/32 mr²।
ठीक है, ये सॉल्व करके कुछ आएगा आंसर, इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो इसमें भी एरियल प्रोसेस डेंसिटी होता क्या? है, एरियल डेंसिटी। हाँ, ये जो यूज कर रहे हो एरियल डेंसिटी है एक तरह से समझो तो। यहाँ पे हम एक यूनिट के लिए लिखते हैं फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए लिखते तो क्या लिखते हैं, सिग्मा जो है m/4 पाई इंटू 4r² लिखते हैं। और यही क्या है, हमारे एरियल वाला ही यूज कर रहे हैं। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते थे, या फिर डायरेक्टली हम एलिमेंट्री मेथड लगा के सॉल्व कर लिए। ठीक है, यानी कि अगर कट आउट पोर्शन है तो उसको हम दो अलग अलग बॉडी मानेंगे उसी ओरिएंटेशन के लॉन्ग। पहले वाले यानी कि फुल बॉडी था, उसमें से कट आउट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो रिमेनिंग पोर्शन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ थे हमारे मेथड के, अगर हमको निकालने हैं और भी कुछ कुछ स्टेप दे सकता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए। तो प्रैक्टिस करना और सब क्वेश्चंस, बाकी यही रूल्स और इसी सब के बेस्ड पे रहेगा। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या सर होता है, टॉर्क को हाँ सर इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है क्या? लगभग रहता ही, क्यों, एडवांस में ज्यादा रहता है। यस सर, ऑब्जर्व कर रहे थे ये चीज। कभी इससे कभी तो अच्छा चार क्वेश्चन पांच बनता क्वेश्चन है। भी पूछ देता है। हाँ, इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है, और देखेंगे आगे चल के कि सारा कुछ ही यूज हो जाएगा। अभी तो हम लोग एक एक पार्ट पढ़ रहे हैं ना। जब हम लोग रोलिंग प्लस ट्रांसलेशन देखेंगे, रोलिंग पढ़ेंगे यानी कि उसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होगा, दोनों चीजें यूज करना पड़ेगा। तो इसमें लगभग स्प्रिंग भी जोड़ सकता है, सारा कुछ इसमें चैप्टर में दे सकता है, इसलिए क्वेश्चन इसमें बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और लगभग इससे क्वेश्चन आता ही है, और ऐसा क्वेश्चन आता है कि मतलब एवरेज बच्चे जो होते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है। ठीक है, खैर टॉर्क का बात कर रहे थे, तो टॉर्क हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ये कहते हैं हम लोग इसको, या फिर इसका डिफिनीशन जो है टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, कोई फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है, तो जैसे हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़े हैं कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जैसे कि अगर ये कोई बॉडी है, इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आए और ये बॉडी आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा कुछ बॉडी दे रखा है, यहाँ पे इसको कील से ठोक रखे हैं यानी हिंज कर रखे हैं, अब अगर हम इस पे कैसे भी इधर की तरफ मान लेते हैं फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स क्या काम करेगा, इसको आगे ले तो जा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ हिंज करा हुआ है। हाँ, इसका कुछ फोर्स का कंपोनेंट हो सकता है कि इसको ऐसा रोटेट कर सके। अब ये रोटेट तो कर सके, जैसे पंखा अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, साइकिल का पहिया अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, यानी कि अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर सकता है। यानी कि जो फोर्स है, जिस कोई भी पार्टिकल या बॉडी को रोटेट करने का जो एबिलिटी है, उसी को बोलते हैं हम लोग टॉर्क। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क है, यानी कि किसी बॉडी पे अगर टॉर्क लग रहा है तो इट विल प्रोवाइड एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन कह सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स लग रहा था तो ये हम लोग ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, इस पे अगर फोर्स लगेगा ये रोटेट होगा, यानी बोलेंगे कि इस पे टॉर्क लगेगा, और इधर की तरफ कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम किया करता था वही काम यहाँ पे टॉर्क करेगा। यानी कि टॉर्क जो है फोर्स के ही टर्म में यूज करेंगे हम लोग कि इट इज अ टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी किसी भी फोर्स जो है टर्न कैसे करा सकता है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करेगा, बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे पार्टिकुलर
जगह पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो रोटेशन प्रोवाइड करा सकता है किसी बॉडी में या नहीं करा सकता है, उसी के एबिलिटी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो उसको टर्न करा सकता है या नहीं करा सकता है, वही होता है। अब ये ऑफ कोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, तो अबाउट एनी एक्सिस का दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रोटेट होने के लिए कोई ना कोई एक्सिस होना जरूरी है, क्योंकि एक्सिस होगा तभी रोटेट होगा। हो सकता है आगे बढ़े या ना बढ़े वो अलग की बात है, लेकिन कोई ना कोई एक्सिस रहता है जिसके अबाउट कोई भी बॉडी रोटेट कर पाता है। हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तब भी हम उसको कह सकते हैं कि वो रोटेशन है, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर क्या देख रहा है। ऑब्जर्वर देख रहा है कि वो सीधा सीधा जा रहा है, यानी कि प्योर ट्रांसलेशन कर रहे थे। और अगर वो रोटेट होता हुआ क्या वेक्टर हेलो क्वांटिटी है। टॉर्क, हाँ टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होगा। टॉर्क के बारे में ही ना बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम फिलहाल यहीं पे बता रहे थे, थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहे थे कि फोर्स और टॉर्क में क्या रिलेशन। तो फोर्स था हमारा किसी बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन प्रोवाइड कर सकता है। टॉर्क जो हम कहेंगे अगर किसी बॉडी पे टॉर्क है, यानी कि वो फोर्स का ही एक पार्ट है जो उसको रोटेट कराएगा, लेकिन हम उसको एक अलग क्वांटिटी बोलते हैं टॉर्क। यानी और टॉर्क बोलेंगे कि अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, यानी कि मन में आ जाना चाहिए कि वो टॉर्क जो होगा उसको रोटेट कराने का कोशिश कर रहा होगा। यानी किसी भी बॉडी पे अगर टॉर्क लग रहा है तो हम बोलेंगे कि वो रोटेशन से हमको रिलेट करके बोला जा रहा है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ रोटेशन कर रहा होगा। जैसे इसका फॉर्मूला क्या आता है वो सब चीज अब देखते हैं कि अगर हमारे पास ये रॉड है और यहाँ पे इसको हिंज करके रखे हुए हैं, अब अगर हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि यहाँ से किसी एंगल थीटा पे है, तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट्स हमको मिलेंगे। एक तो इधर की तरफ एफ कॉस थीटा और एक इससे परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब अपने कॉमन सेंस से हम कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा इसको खींच के लंबाई बढ़ाने का कोशिश कर सकता है, लेकिन चूंकि अगर हिंज है यहाँ पे तो ये मूव नहीं करा सकता। लेकिन ये वाला कंपोनेंट यानी कि जो परपेंडिकुलर टू द इस लेंथ है, ये कंपोनेंट इसको मूव करा सकता है। इतना बात में कोई क्लियर है? यानी कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी कि इसमें रोटेशनल एबिलिटी जो प्रोड्यूस करेगा वो इस एफ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और एफ साइन थीटा कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है। इस बात में कोई दिक्कत बोलो? दूसरी बात कि सर हम लोग एच जो लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है क्या? यहाँ पे हम कांस्टेंट ही मान रहे हैं, ठीक है। कभी वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम एक पार्टिकुलर केस ले रहे हैं, सर उसका तो यहाँ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बस कांस्टेंट रहेगा या फिर डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा? कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन है, यहाँ पे एफ साइन एक थीटा है। मोमेंट का बात कर रहे ध्यान हैं हम से लोग देखो, अभी। हाँ किसी पर्टिकुलर टाइम का कर रहे हैं, किस टाइम पे क्या होगा। जैसे ये टॉर्क है, फोर्स है, ये भी कांस्टेंट है। फोर्स अगर कांस्टेंट रहा, डायरेक्शन कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट रह सकता है। इधर ये वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि बचपन में पढ़े हैं आई इजकल टू क्यू टी, लिखते हैं करंट इजकल टू चार्ज अपॉन टाइम। जैसे चार्ज किसी टाइम में अगर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, अगर क्यू बोल दिया जाए कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो करंट भी क्या आता है, टाइम डिपेंडेंट आता है ना। ठीक है, तो वही यहाँ भी है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आएगा। फोर्स वेरिएबल है, समय के साथ साथ फोर्स बदल रहा है, तो टॉर्क भी समय के साथ साथ बदल रहा होगा। जैसे कि यस सर। तुम खुद सोचो कि हाँ एक रॉड है,
इसको हम रोटेट कर, रॉड छोड़ो, दरवाजा डेली खोलते हैं बंद करते हैं, ठीक है, दरवाजा है, दरवाजा का 2D डायमेंशन है, हम छत पर खड़े होके देख रहे हैं, ठीक है, छत नहीं है फिर भी, तो ऐसे ही दरवाजा दिखेगा हमको। अगर हम इस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं तो हम दरवाजे को पकड़ के इधर खींचे और इधर खींचे, तो रोटेट हमको यही वाला कंपोनेंट कर सकता है। यानी कि जो टॉर्क यानी रोटेशनल एबिलिटी जो प्रोड्यूस कर सकता है वो यही कर सकता है, जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा होगा। दूसरा चीज हम लोगों ने ये भी जरूर महसूस करे होंगे कि दरवाजा का हैंडल जो होता है यहाँ पे लगा के खींचते हैं, अगर हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं सेम बल, दोनों जगह पे अगर हम सेम बल लगाएं तो यहाँ वाले फोर्स से हम कम रोटेट कर पाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा रोटेट कर पाते हैं। ये बात क्लियर है? एक्सपीरियंस करे हो दरवाजे पे कि अगर हम यस इसके सर। इस एज पे फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा सा फोर्स में खुल जाता है, लेकिन वही हम उसके एज या एक्सिस के पास जाते हैं तो यहाँ पे हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है खोलने के लिए। यानी कि इस एक्सिस से हम कितने दूरी पे जाके हम फोर्स लगा रहे हैं उस पे भी ये डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा रेडियस यानी जितना ज्यादा दूरी उतना ही ज्यादा टॉर्क भी हो रहा है। यानी कि ये अगर हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है एक आर पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो आर वेक्टर लिखे या फिर फिलहाल डिस्टेंस लेंथ, ये आर डिस्टेंस पे है, तो ये जो टॉर्क है इन दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। और टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं आर एफ साइन थीटा, ठीक है। फिलहाल हम आर एफ साइन थीटा लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, आर पोजीशन वेक्टर होता है, फोर्स दोनों जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में लिखें तो साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, ठीक है। यानी टॉर्क का जो डिफिनेशन आएगा वो आर क्रॉस एफ आएगा। ध्यान रहे कि एफ क्रॉस आर नहीं करना है, क्लियर है? यानी जो टॉर्क हमारा आएगा वो आएगा आर क्रॉस एफ। ऐसा कभी नहीं करना है कि एफ क्रॉस आर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमको डायरेक्शन के साथ साथ रखना है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वेक्टर बदल जाएगा, इक्वल वेक्टर नहीं कहलाता। इक्वल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम सेम होना चाहिए, तो इसलिए आर क्रॉस एफ ही लिखना है। अब जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एक्सिस है, यहाँ से ये आर वेक्टर हो गया, और मान लेते हैं कि इधर की तरफ एफ वेक्टर है, तो थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में हम खेलना चाह रहे हैं, यानी कि एंगल थीटा है, तो एंगल देखने के लिए हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, एफ आर, क्योंकि वेक्टर को हम मूव कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। ये जो है दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं इधर की तरफ एफ कॉस थीटा और इधर की तरफ एफ साइन थीटा। तो यहाँ से हमको टॉर्क क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है आर इंटू एफ साइन थीटा, ठीक है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं आर इंटू फोर्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आर जो है हमारा वो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि किस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं एक्सिस से, फ्रॉम एक्सिस, जो भी एक्सिस में मान रहे हैं उस एक्सिस को ओरिजिन मानते हुए या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा तो उस हिसाब से हम पोजीशन वेक्टर मानते हुए इसको आर क्रॉस एफ लिख रहे हैं, आर एफ साइन थीटा। दूसरा चीज हम सेम चीज लिख रहे हैं, ये हमारा आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे आर का इधर की तरफ कंपोनेंट ले सकते थे आर कॉस थीटा, और इधर की तरफ ले सकते थे आर साइन थीटा। तो इस केस में अगर टॉर्क लिखेंगे तो लिखेंगे आर साइन थीटा इंटू एफ, यानी कि इस केस में हम लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर टू एफ इंटू फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पूरा समरी एक जगह पे लिख दें तो टॉर्क हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आर एफ साइन थीटा या फिर आर
F परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, R परपेंडिकुलर F, या फिर वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म वाला था, ठीक है। यानी कि अगर हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये चीज हमको यूज करना होगा, आर एफ साइन थीटा, या आर डायरेक्टली फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, किससे, तो आर से, या फिर आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे फोर्स से। डायरेक्शन के लिए टॉर्क हमको दिख रहा है कि आर क्रॉस एफ है, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारा आर वेक्टर है और ये हमारा फोर्स वेक्टर है, तो आर क्रॉस एफ अगर निकालेंगे तो कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो राइट हैंड दायां हाथ इस्तेमाल करेंगे। थंब रूल, ठीक है। क्या करेंगे, आर की तरफ हाथ रखेंगे, हथेली को एफ की तरफ मोड़ेंगे, थंब जिधर जाएगा उधर ही। इस केस में क्या आ रहा है, इनटू द प्लेन हो रहा है। टॉर्क का डायरेक्शन इस केस में कितना किधर आ रहा है, बोलो, यस सर। इनटू द प्लेन। सबको आता है राइट हैंड थंब रूल? Yes, sir. हाँ, तो हम उस पर टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। तो अगर हमको टॉर्क फाइंड करना है तो ये मैग्नीट्यूड के लिए हो गया कि हम मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए आर क्रॉस एफ वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर दिख रहा है हर केस में यहाँ पे एफ जो है इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, तो हर जगह अगर देखें तो हम डायरेक्शन आर क्रॉस एफ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन इस सब पे, ठीक है। इजी इजी सवाल है। ये मान लेते हैं ऐसा दे रखा है, यहाँ से 5 मीटर पे इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये हमारा एक्सिस है, टॉर्क कितना होगा बताना है डायरेक्शन के साथ। तीस न्यूटन। देखो टॉर्क लिख सकते हैं 5 इंटू 10 इंटू साइन 37 डिग्री, ठीक है। साइन 37 का वैल्यू 3/5, तो 50. 30, 30 ठीक है। यूनिट यूनिट क्या होगा, क्या होगा बताओ, न्यूटन मीटर। Newton न्यूटन, meter. ठीक है। सर एनर्जी एक का जगह यूनिट और, क्यों आ रहा है इसका? हाँ आर बोल रहे हैं, एक जगह और ये चीज आता है न्यूटन मीटर, एनर्जी, ठीक है। लेकिन कभी भी टॉर्क को जूल मत लिख देना, ठीक है। न्यूटन मीटर दोनों का ऐसा यूनिट जो है सेम आ रहा है, वहां भी आता है यहाँ भी आता है, लेकिन हम लोग इसको कभी जूल नहीं कहेंगे, क्यों तो सर? ऐसा क्यों? ठीक है। यही कन्वेंशन कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि टर्निंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, कि फोर्स जो है वर्क कितना कर रहा है उसको रिप्रेजेंट, इसलिए बोल देते हैं हम लोग। यहाँ पे एक जगह आता है और एक जगह 12th में जब पढ़ोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा आता है, ठीक है। इसमें टॉर्क का डायरेक्शन फटाफट जल्दी जल्दी बताना है। जैसे ये हम मान लेते हैं एक्सिस हो गया, इस ओरिजिन से यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, ये आर है। इस पोजीशन पे हमको बताना है, ठीक है। ये हमारा एक्सिस है। इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है। तो एक्सिस कौन सा है? ये ओरिजिन वाला जहाँ 2 लाइन कट्स कर रहे हैं। ये सर पहले वाले में वाई एक्सिस है फिर एक्स एक्सिस?
हाँ, यही वाला एक्स है हमारा, जहाँ पे दोनों दोनों में वही चीज है। अच्छा, कितना आ रहा है बोलो? सर कैसे बताएं ऑनलाइन क्लास में? जैसे ही बताओ, इस पॉइंट पे हमको टॉर्क निकालना है तो किधर की तरफ जाएगा? मान लो ये नॉर्थ है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इनटू द प्लेन, आउट द प्लेन, कुछ तो बोल सकते हो। सर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इधर की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन होगा। आर क्रॉस एफ लिख रहे हैं, हम इधर ही जा रहा है। देखो इधर ये आर हो गया, एफ इंटू द प्लेन हो गया, आर और एफ करेंगे तो थम इधर ही जाएगा। इस केस में किधर आ जा रहा है? हमारा ये आर वेक्टर है, तो हम आउट ऑफ इसको द आर प्लेन। वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये हमको ऐसा मिलेगा टॉर्क का डायरेक्शन। ठीक है, सर टॉर्क एक्ट कहाँ करता है? जो एक्सिस है उसके अबाउट हम लोग फाइंड करते हैं, कि इस एक्सिस के अबाउट ये वर्क कर रहा है। फोर्स कहीं भी लग रहा है, टॉर्क जो जनरेट हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट जनरेट हो रहा है, जिस एक्सिस से हम पोजीशन वेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतना अगर कुछ जाने तो किस किस चीज पे टॉर्क डिपेंड कर रही है बता दो हमको। बोलो। applied force, space force, आर लिख दे रहे हैं तो बात फिर समझ जाना एंगल, चाहिए कि पोजीशन वेक्टर, हाँ, फोर्स, थर्ड, एंगल बिटवीन, थीटा बोल रहे हैं तो किसके किसके बीच का एंगल है, ये बात समझ आ रहा है? yes, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। और किसी चीज पे, किसी भी पॉइंट या एक्सिस जिसके अबाउट में निकाला जा रहा है उसके पे भी डिपेंड करेगा। पॉइंट अबाउट विच इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट निकाला जा रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा। आर एफ थीटा, साथ में जिस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस चेंज कर देंगे, फोर्स और आर का अगर सेम ही वैल्यू आ रहा होगा तो हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं उस पे भी ये डिपेंड करेगा। छोटा छोटा बात ही है। फाइंड टॉर्क। ठीक है, टॉर्क फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। एक्सिस के अबाउट ही, ओरिजिन के अबाउट फोर्सेस लगे हैं ऐसे। लेंथ जो है सबके इसमें 10 मीटर ही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। 10, 37, सब अलग अलग निकालना है। ठीक है, एक ही जगह में दे रहे हैं लेकिन निकालना सबके लिए अलग अलग ही है। यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, सर इसमें अगर फोर्थ। ओवरऑल टॉर्क निकालने के लिए बोला चाहिए तो फिर ऐड कर देंगे ना, वेक्टर बट एडिशन, एक्शन से तो। हाँ वही वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये फोर्थ हो सर गया। इस केस में वेक्टर्स या तो पैरेलल रहेगा फिर एंटी पैरेलल रहेगा, और तो कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है।
हाँ, अगर रोटेट कर रहा है तो इसमें और कुछ नहीं होगा। फर्स्ट के लिए कितना आ रहा है? लेंथ सब 1 मीटर के दूरी पे ही दे रखे हैं। तो तीसरे वाले का एंगल 45 डिग्री। सर वेक्टर फॉर्म Sir, बताना है। 8. तो पहले का कितना आ जाएगा? 10 इंटू 1 इंटू साइन कितना लें बोलो, कितना एंगल बनेगा? 37. आर वेक्टर, After 6 sir. आर वेक्टर हमारा ये होगा, ठीक है। आर वेक्टर ये होगा तो इसका ये जो एंगल आएगा 37 आएगा। 37. 37 डिग्री, तो 37 3/5 यानी कि 6 न्यूटन मीटर ये यूनिट हो गया। डायरेक्शन किधर होगा इसका? आउट ऑफ द प्लेन। ऐसा हम लिख सकते हैं, या तो प्लस के एक्स वाई दिया रहेगा तो प्लस के, नहीं तो ऐसे सिंपली हम लिख रहे हैं फिलहाल के लिए। सेकंड का बोलो। आर वेक्टर हमारा इधर होगा, 6 ही आएगा. 6. ठीक है। एंगल इसमें 37 डिग्री ही होगा, तो इसके लिए भी यही हो जाएगा 10 इंटू 1 इंटू साइन 37 डिग्री, यानी कि इसमें आ जाएगा ये 6 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन इसका ये भी ऊपर ही आ रहा है। थर्ड का Yes जो sir. हमारा डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो आर क्रॉस एफ डाउनवर्ड आएगा, 90 तो पे. लिखेंगे। हाँ, तो लिखेंगे 10√2 इंटू 1 इंटू साइन 45 डिग्री, तो हो जाएगा 10। 90. और 45 degree sir. इंटू साइन हाँ, 90 होना चाहिए सर. यहाँ Yes से sir. जब, अच्छा हाँ 90 आएगा, ठीक है ठीक है। आर क्रॉस Sir, एफ 90 होगा, कर दूं. 10√2. तो 10√2 आएगा और अंदर में आएगा। फोर्थ में भी 90 ही आ जाएगा, 10 इंटू Sir, 1 इंटू साइन 90। 90. आर वेक्टर हमारा इधर होगा, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये आउट ऑफ द प्लेन होगा। ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। अगर हमको टोटल पूछेगा तो अगर आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव माने हैं तो इनटू द प्लेन को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव, और जोड़ देना है। बात क्लियर है? Video. आउट ऑफ प्लेन को अगर हम पॉजिटिव माने हैं तो इनटू द प्लेन नेगेटिव, और लिख के बता देना है कि क्या होगा। X axis को बनाया क्या? क्या? ये प्लेन एक्स एक्सिस को माने हैं. यहाँ पे हम एक्स वाई जेड ये नहीं 2D माने है हैं। ना. हाँ 2D है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से कि हम उसमें एक्स एक्स वाई, को ही प्लेन माने हैं. वही बोल रहे हैं, सुन लो पहले। एक्स वाई जेड हम कुछ नहीं मानने हैं, इसलिए ये लिख रहे हैं आउट ऑफ प्लेन इनटू द प्लेन। अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई लिख ही देते तो ये आउट ऑफ प्लेन क्या हम के कैप नहीं लिख सकते थे? बोलो। और इनटू द प्लेन को माइनस के कैप लिख सकते थे। बात समझ आया आदित्य? यस सर. ठीक है। हम यहाँ पे एक्स वाई या वाई जेड कोई नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम इस प्लेन के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड मान लेंगे तो उसके हिसाब से लिख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से एक्स नॉट दूरी पे एक मास है, ठीक है, ये हवा में है। ये इसको यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं,
यानी कि ये ड्रॉप करें तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये नीचे की तरफ ऐसा जाएगा। तो फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉडी। ठीक है, बॉडी का मास सेम है, अबाउट ओरिजिन। ठीक है, यानी कि हम ओरिजिन पे खड़े होके देख रहे हैं तो इस बॉडी को जो है ग्रेविटी नीचे की तरफ ऐसा ले जाए के बाद हो सकता है कि बॉडी यहाँ पे आया हो एट किसी टाइम पे, इस मास फोर्स mg लग रहा होगा और ये हमारा ओरिजिन है। इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। सर टी के टर्म्स में ही आएगा ना? हाँ, ठीक है, टर्म्स में ही है या और कुछ भी टॉर्क हो तो वैरी सकता करेगा है, इस देखो। केस में। मैं भी देखो क्या होता है। फोर्स तो कांस्टेंट है। कितना आ रहा है? mgx naught. यस सर, mgx नॉट। mgx नॉट कांस्टेंट आ रहा है या वेरिएबल आ रहा है? कांस्टेंट आएगा सर। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर होगा। ठीक है, अगर इसको इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एंगल थीटा होगा, यानी कि एंगल थीटा। तो इस एंगल को भी हम थीटा बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम टॉर्क लिखेंगे तो लिखेंगे mg r साइन थीटा। r साइन थीटा ध्यान से देखो तो हमको x नॉट ही मिलेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, mg इंटू एक्स नॉट। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r का जो फोर्स पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो x नॉट ही दिख रहा है, तो वो ना तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं f इंटू आर परपेंडिकुलर, ना तो r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज हो रहा है ना फोर्स चेंज हो रहा है, तो टॉर्क भी चेंज नहीं होगा। और अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो ये दिख रहा है कि हमको इनटू द प्लेन है। क्लियर है? हमको ऐसा दे रखा है, स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ एफ नेट इजकल टू जीरो, किसी भी बॉडी के लिए है, इफ एफ नेट इजकल टू जीरो implies that टॉर्क नेट जो होगा वो जीरो होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ टॉर्क नेट किसी भी बॉडी का बात हो रहा है इक्वल टू जीरो, देन implies that एफ नेट जो होगा बॉडी पे वो भी जीरो होगा। ठीक है, सर कौन सा फर्स्ट सही है? सेकंड फॉल्स। सर पहला तो और फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स दो ऑप्शन मिल गया, अब तो कुछ बचा नहीं। अच्छा, ट्रू अदरवाइज ट्रू बोले तो क्यों, सेकंड को फॉल्स बोले तो क्यों? फिर अरविंद तुम बताओ। सॉरी, क्वेश्चन से देखा। फर्स्ट केस ये कह रहा है कि एफ नेट किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो उस पे टॉर्क नेट जीरो हो, ऐसा जरूरी है या फिर नहीं है? सेकेंड का बात कर रहे हैं तो टॉर्क नेट जीरो, तो एफ नेट जीरो। बोलो ये सही है क्या?
कोई थीटा 0 हो जाएगा तो ट्रू एंड चलो, फॉल्स सर। अगर ऐसा था, इस पे हम इधर की तरफ लगा रहे हैं फोर्स, ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। नहीं तो टॉर्क इस पे करेगा। कितना है? टॉर्क कितना है इस पे? 0। एफ नेट 0 0 है? लेकिन एफ नेट नहीं, 0 नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ऊपर वाला एफ नेट 0 है, तो टॉर्क नेट 0 होगा या नहीं होगा? नेट फोर्स किसी बॉडी पे फॉल्स। 0 है। फॉल्स तो क्यों? सिर्फ कि अगर हम लोग मान लीजिए 5 डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हम्म, सबका तो कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आएगा, मतलब टॉर्क सबका एक ही डायरेक्शन में आएगा, सब तो ऐड हो जाएगा, तो फिर 0 कहाँ से हुआ? जैसे कह सकते हो, सिंपली अगर हम लोग देखें तो एक ऐसा रॉड है, मान लेते हैं। ठीक है, रॉड है और इधर इस पे फोर्स हम लगा दे एफ। ठीक है, उतने दूरी इधर भी लगा दे हम फोर्स एफ। ठीक है, कहीं भी लगाते हैं। इस पे एफ नेट कितना है बताओ? 0। 0। टॉर्क नेट रोटेट होगा या नहीं होगा? हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हम छोड़ते हैं फ्रीली मूव करने के लिए, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोशन करता है। ये रोटेट होगा यहाँ पे, ऐसा रोटेट होगा। टॉर्क नेट जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी है स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, तो दोनों लेकिन इस ही केस में स्टेटमेंट तो आ फॉल्स है। रहा है टॉर्क में 0। देखो, फर्स्ट वाले के लिए जो हमारा रेडियस वेक्टर इधर होगा, आर क्रॉस एफ। इनटू द प्लेन होगा, हाँ, इसके लिए यहाँ से इधर की तरफ रेडियस पोजीशन वेक्टर है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा। आउट ऑफ होगा। ध्यान से देखो, नहीं फिर सर, नहीं बोलो। सर। इनटू ही ना होगा? यस सर। तो दोनों ऐसे भी कॉमन सेंस से सोचो कि इस तो सेंटर ऑफ मूव मास तो के करेगा अबाउट, ही, इससे रहता है हाँ कुछ इसके, कुछ दुकान सब में बीच में रहता है उसका हिंज। हाँ बीच में रहे, कहीं भी रहे, जैसे हम सेंटर ऑफ मास को ही ले रहे हैं, तो इसके अबाउट अगर हम कलम ही है, दो एंड को दोनों अलग अलग तरीके से अगर हम खींचे तो रोटेट होना ही है। ठीक है, तो ऐसे जब एक्ट करता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है, इस पे अगर इधर की तरफ फोर्स एफ है, इधर की तरफ फोर्स एफ है, लेंथ एल है, कुछ भी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कपल। ठीक है, यानी कि इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग कपल, यानी कि दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट किसी बॉडी पे लग रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कपल। इसमें खास बात क्या है कि अगर तुम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास L/2 ही है, इसको L/2 ही बोल रहे हैं, इसको भी L/2 ही बोल रहे हैं, ये पॉइंट सी है। तो तुम लोग टॉर्क अबाउट ए पता करो, टॉर्क अबाउट बी पता करो, टॉर्क अबाउट सी पता करो, देखो तो कितना कितना आता है। कितना आ रहा है? ए के अबाउट कितना आएगा बताओ? एफ एल। एफ एल, इस वाले के लिए तो 0 हो जाएगा, यानी कि एफ इंटू 0 प्लस 90 डिग्री है, तो हम साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं, एफ इंटू एल ए लिखेंगे। बी के अबाउट इनटू द यस प्लेन। सर। एफ इंटू L/2 प्लस एफ इंटू L/2, दोनों के अलॉन्ग देखे डायरेक्शन सेम आया था, तो तीनों इसे में जोड़ एफ दे एल रहे होगा। थे, एफ एल आ रहा है। सी वाले में भी सबको दिख रहा है एफ एल है। ठीक है, चलो हम यहाँ से एक पॉइंट डी ले लिए। ठीक है, इसका डिस्टेंस भी हम कितना ले लें? एल ले लेते हैं। इसके अबाउट बोलो। फोर एफ एल। तो इसमें टॉर्क का डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। इसमें जो है इनटू द प्लेन है, इसमें भी जो है इनटू द प्लेन है, इसमें जो है इनटू द प्लेन है। ठीक है,
इसमें क्या आएगा जल्दी से बताओ, टॉर्क अबाउट टी। देखो इसके लिए लिखोगे तो एफ इंटू एल अपर आ रहा है, एफ एल आउटवर्ड आ रहा है, प्लस इसके लिए जब लिखेंगे तो लिखेंगे एफ इंटू टू एल और वो आ रहा है इनवर्ड। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है, एफ एल इनवर्ड दिख रहा है। डी वाले में किसी को कोई कष्ट दिक्कत तो जल्दी से बोलो। नहीं, चलो हम एक यहाँ पॉइंट दे देते हैं, बी से पास कर रहा था, यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क बताओ। कितना आएगा जल्दी? एफएल आएगा क्योंकि आप कुछ डेटा नहीं दिए इसका डिस्टेंस वगैरह का। ठीक, उतना ही आएगा। देखो ध्यान से कि अगर ये हमारा आर वेक्टर होता तो ये हमारा दोनों के बीच का एंगल होता, ठीक है। और आर का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो हमको यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा क्या? हम टॉर्क को एफ इंटू आर परपेंडिकुलर यूज करेंगे तो हमको यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहे, कहीं भी हम पॉइंट पी को लेंगे तो। बात आर तो समझ आ रहा पी है? की तरफ रहेगा ना। पी से हम निकाल रहे हैं ना पॉइंट पी के अलोंग, तो आर कहाँ से लेंगे हम? पी से लेंगे, यहाँ से ये आर वेक्टर होगा, हम इसका डायरेक्शन के लिए आगे बढ़ा रहे थे। ये पी पॉइंट है तो आर वेक्टर तो हम यही लेंगे। पी को एक्सेस मान लिए इस बार। क्या? इस बार पी को एक्सेस मान लिए हम लोग। हाँ, ये पॉइंट पी कर रहे हैं कि उसके अलोंग निकालना है कि एक्सिस सब वो है, ठीक है तो सर। आर तो वहीं से, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर यही आएगा। इस वाले के लिए लिखेंगे तो ये आर परपेंडिकुलर यही आएगा। तो बी वाले की तरह ही दिख रहा है, तो एफ एल इंटू दिख रहा है, आना वही है, ठीक है। कहीं भी पॉइंट दे दे इस केस में आना वही है। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, कुछ बताओगे? कि ये समझ में आ रहा है कि इफ एफ नेट जो है 0 है तो हम ये नहीं कह सकते हैं, यानी कि इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट कि टॉर्क नेट जो हो 0, ठीक है। लेकिन बट if f net is equal to 0, this implies that torque net about any point will be same. इस बात में कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर किसी बॉडी पे एफ नेट 0 हो तब हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के लॉन्ग अगर हम टॉर्क फाइंड करेंगे तो सेम ही आएगा। सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग निकालो, किसी भी पॉइंट के लॉन्ग अगर हम आर्बिट्री कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो टॉर्क सेम ही आना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एफ नेट 0 हो तो हम उसको ये मान सकते हैं कि टॉर्क नेट किसी भी पॉइंट के अलोंग 0 ही होगा। तो हमारे सवाल में कभी कभी ऐसा दे देगा कि एफ नेट 0 हो और कोई ऐसा पॉइंट चूज करेगा जहां से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ये फाइंड करना, वो सब चीज बहुत मुश्किल होगा। तो हमारे मन में अगर रहेगा कि एफ नेट 0 है तो किसी भी पॉइंट के लिए हम टॉर्क निकालेंगे तो बराबर ही आना है, तो जो हमको आसान लगेगा वो पॉइंट चूज कर लेंगे, उसके लोग निकाल के आराम से लिख देंगे। बात क्लियर है? बोलो। क्लियर अगर है। ये चीज अगर हमको समझ में आ रहा है तो अगर हम इक्विलिब्रियम का बात करें, ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं किसी भी बॉडी का, तो इन ट्रांसलेशन हम लोग पढ़े थे ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग ज्यादा कुछ करते नहीं थे, बोलते थे कि एफ नेट अगर 0 है किसी बॉडी पे तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी जो है
इक्विलिब्रियम में, यही बोलते थे वो लोग। लेकिन अगर हम रोटेशनल मोशन का बात करें, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो हो सकता है ब्रेक अलोंग जीरो ना हो, तो हमारा हर एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, यानी इसमें हमारा एफ नेट जो ये भी जीरो हो, टॉर्क नेट जो जीरो हो, इसमें हम लगाए और नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट एक टॉर्क नेट जीरो तो सबके एक जीरो, लेकिन हो सकता है कि एफ नेट जीरो ना हो तो किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो हो, लेकिन किसी और एक्सिस के अबाउट हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जैसे सर एक रॉड है, यहाँ फोर्स हम लगा दिए, अगर सर हम इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करें, हाँ एक बोलो। सर रिपीट करिए ना, आपका आवाज कट गया था। कहाँ से? सर रोटेशनल मोशन के बाद आप दिए थे थी सिंपलाइज का साइन, उसके बाद से आवाज कट गया था। ठीक है, हम बोल रहे थे कि अगर रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन में अगर हमको इक्विलिब्रियम चेक करना है तो सिर्फ टॉर्क नेट ही हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर यहाँ पे देख लो एफ लग रहा है, अगर हम इस पॉइंट ए के अलोंग ही टॉर्क लिखें तो हमको जीरो मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि यहाँ पे लग रहा है तो कुछ देर में ये जो बॉडी होगा सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट ऐसा रोटेट कर रहा हो, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ कर देखेंगे तो ऐसा कुछ झुक गया होगा, यानी कि रोटेशन हो रहा है, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसके लिए रोटेशनल मोशन के केस में इक्विलिब्रियम होने के लिए एफ नेट भी जीरो होना जरूरी है और साथ साथ टॉर्क नेट भी जीरो हो, तब जाके हम बोलेंगे कि बॉडी जो है इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रूफ करना है तो एफ नेट जीरो के साथ साथ टॉर्क नेट भी जीरो होना चाहिए। सिर्फ अगर हम टॉर्क नेट जीरो करें तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी एक एक्सिस के अबाउट जीरो है तो दूसरे के अबाउट जीरो ना भी हो, लेकिन अगर एफ नेट जीरो है और किसी एक एक्सिस के अबाउट एक टॉर्क नेट जीरो आ गया तो हर एक्सिस के अलोंग टॉर्क जो होगा वो जीरो ही होगा। ये बात क्लियर है? तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमको रोटेशनल मोशन में अगर हमको इक्विलिब्रियम प्रूफ करना है तो इक्विलिब्रियम प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले एफ नेट जीरो कराना पड़ेगा और एफ नेट जीरो होने के बाद टॉर्क नेट भी जीरो करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, it will rotate about its center of mass, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी है अगर उसको हम फ्रीली छोड़ते हैं, कोई एक्सिस नहीं है, जैसे कि अगर हम पेन को किसी को फेंक के देते हैं, ठीक है, तो हम किसी अगर उसके कोने को पकड़े और फेंक के देते हैं तो घूमता हुआ जाता है, सीधा सीधा नहीं जाता है, यानी कि दिखता है कि वो किसी न किसी एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा। पेन फाइट खेलते हो, किसी अगर एक एंड पे हम हाँ हिट करते हैं तो पेन जो है वो गोल गोल घूमता हुआ जाता है, ठीक है। हम उसको कहीं फिक्स करके नहीं रखे होते हाँ हैं, सर। लेकिन किसी न किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, तो जो पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। यानी कि अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है, यानी कि अगर उसको हम हिंज नहीं करे हुए हैं तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास उसका। क्लियर है? ठीक है, ये पेन फाइट अगर खेलोगे तो इस बात को अच्छे से जानते होगे कि हम लोग पेन को ऐसे रखते हैं टेबल पे, मान लेते हैं यहाँ से हिट करें तो ये ऐसा रोटेट होता हुआ ऐसा, फिर ऐसा रोटेट होता हुआ आगे भी बढ़ता है और रोटेट भी कर रहा होता है, तो जो रोटेशन होता है उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग होता है, जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसी के यस सर। अबाउट ये
रोटेट कर रहा होगा। भारी ठीक है, ढक्कन वाला पेन लेते तो फिर ज्यादा अच्छा से होता है। हाँ भारी ढक्कन वाला और ग्रिप वाला, यस जिसमें ग्रिप लगा होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है कि नहीं। यस सर, आप ही एक्सपीरियंस लगते हैं। हाँ, तो खेले हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खेले हैं। ठीक है, और साथ साथ अब फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसा, ठीक है, दो, एक रॉड है ऐसा, ठीक है, इसका मास m है, लेंथ l है, ये दोनों ऊपर स्ट्रिंग है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ये तो आसानी से आ जाना चाहिए। mg/2। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। यहाँ पे हमने देखा कि नीचे की तरफ mg, ऊपर t, ऊपर t, दोनों रस्सी सेम है क्या? रस्सी सेम है, तो रस्सी सेम इसका मतलब एक ही रस्सी है या अलग अलग रस्सी है? अलग अलग अलग। अलग। अलग अलग रस्सी रहता है तो हम लोग टेंशन एक मानते हैं कि अलग मानते हैं? अलग मान लेते हैं। तो अलग मानते हैं, यानी कि हमको T1 और T2 मानना पड़ेगा। अब वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का एक ही यूनिफॉर्म टाइप का मास रस्सी मांगी डिस्ट्रीब्यूशन है जाती तो में भी हो सर सकता है। यूनिफॉर्म लिखा है फिलहाल। ठीक है, तो हम बोल तो रहे हैं कि हो भी सकता है, तो किसी पार्टिकुलर केस में हो रहा है तो हम लोग जनरल केस न मानेंगे। कभी भी कोई चीज मानो तो ओवरऑल सारे केसेस, उसमें से कोई पार्टिकुलर एक केस है तो भाई चलो ठीक है। तो हमको फिलहाल नहीं पता था तो हम T1 और T2 मान लिए, ठीक है। जैसे इतने दिन से बता रहे हैं तो हमको पता है कि वो सेम ही आना है, जो तुम आंसर बोले वो भी सही है, लेकिन हम मान लिए कि हमको नहीं पता है कि तो ये T1 और T2 है। तो हमको फोर्स बैलेंस से क्या मिलेगा? फोर्स बैलेंस से लिख रहे हैं तो T1 प्लस T2 मिलेगा mg, ठीक है। एक इक्वेशन मिला हमको। अननोन है हमारे पास दो, एक और इक्वेशन चाहिए। तो एक और इक्वेशन कहाँ से आए? तो हम क्या किए कि इस पॉइंट ए को एक्सिस मान लिए, यानी कि पॉइंट ए, टॉर्क जो है, ये जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में, हम जान रहे हैं कि मोशन नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, यानी कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। ये हम अपने अनुभव से कह सकते हैं। और एट जीरो है तो किसी भी अबाउट टॉर्क भी जीरो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से अगर हम टॉर्क अबाउट ए लिखें तो लिखेंगे क्या? देखो ध्यान से, mg इंटू एल बाई टू, ये डिस्टेंस एल बाई टू है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू, mg डाउनवर्ड, वो इनटू द प्लेन है। और T2 जो है तो इनटू द प्लेन को माइनस मान लेते हैं, तो प्लस T2 इंटू एल, और ये आएगा जीरो। तो यहाँ से हम T2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, mg बाई टू, mg बाई टू, तो ऊपर से दिख रहा है T1 भी आ जाएगा हमारा अगर mg नॉन बाई, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में तब तो नहीं होगा ना। तब नहीं होगा, धीरे धीरे आएंगे। अभी ये पहला क्वेश्चन था, सबसे इजी था, ठीक है। यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया, चलो बढ़िया है, जो बोले तुक्का हमारे सबसे ठीक। अगर ऐसा दिया रहता तो ठीक है, रस्सी को हम यहाँ से एल बाई फोर इधर घसका दिए, ये मास सेम ही है। अब टेंशन पता करना है, पता करो। अभी भी क्या सेम आएगा बताओ? अपने अनुभव से सोचो कि ऐसा एक रॉड है, ऐसा दो रस्सी से लटका हुआ, क्या दोनों में टेंशन सेम आएगा या किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा? किस में ज्यादा होगा?
मान लो ये T1 है, ये T2 है, T1 T2 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा, यानी अपने अनुभव से हम ये चीज जान। अब इसको फिजिक्स से देखना है। T2 ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के नजदीक है, उस पर ज्यादा भार का लोड यस होगा। सर। आ गया। बोलो। यहाँ पे इधर mg लग रहा होगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, पहला फोर्स बैलेंस है T1 प्लस T2 इक्वल टू mg, यानी कि हम ये F नेट इक्वल टू 0 कर रहे हैं, फोर्स बैलेंस लिखे। ऊपर दिखा ही नहीं पर। ठीक है सर। T1 वही एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, इसलिए उसका 0 हो जाएगा टॉर्क। हाँ, इस केस में भी हम मान लेते हैं कि यहीं पे एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। एक्सिस मान लियो, एफ नेट 0 है ही, तो टॉर्क नेट 0 आना ही है, तो टॉर्क अबाउट ए भी हमको 0 ही मिलेगा। तो ए के अबाउट लिखेंगे तो T1 के लिए तो 0 एक्सिस से पास कर रहा है, R 0 है, तो इसके लिए लिखेंगे माइनस mg इंटू L/2। यहाँ से ये L/2 ही डिस्टेंस होगा। इसका अगर हम डिस्टेंस लिखें तो हमको क्या मिलेगा, L/2 रियल बाय प्लस 4। L/4 क्या आ जाएगा, 3L/4, L माइनस L/4 कर सकते हैं, 3L/4, तो उसके लिए प्लस T2 इंटू 3L/4, प्लस इसलिए लिख रहे हैं कि डायरेक्शन देखो, इसके लिए इनटू द प्लेन आ रहा है और इसके लिए आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ से T2 हमको मिल जा रहा है mg 2/3, 2mg/3, तो T1 कितना मिल जाएगा, तो mg/3, दोनों का जोड़ mg होना चाहिए। बात क्लियर है? बोलो। समझ में आया या नहीं? आ गया तो इसको गलती नहीं करना है, अच्छे से सॉल्व करो। L/3 है, यहाँ पे शाहरुख खान बैठा हुआ है, सुंदर कन्या बोलो। यहाँ से ये L/3 पे ही है और इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। इस केस में टेंशन क्या होगा दोनों में, T1 एंड T2।
mgl/6 और 5 mgl/6 mg दोनों का मास सेम ले लिए क्या? हाँ, सर तुक्का मारा हूँ, लिखा नहीं है अभी। कैसे मार दी? दोनों का मास अलग अलग है, तुम्हारा एक ही मास आ रहा है। सॉल्व करो, अभी सीख रहे हो, ठीक है? सीखते वक्त जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दो शुरू शुरू में। हाँ, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो चीज बार बार तुम्हारे साथ आएगा, तो शॉर्टकट ये वो सब चीज होगा, लेकिन पहला टाइम में उसको दो टाइम। ठीक है, एक इक्वेशन तो जो सबसे भारी है वो हम लिख देते हैं। इधर ये इसका लग रहा होगा mg, इसका यहाँ सेंटर पे लग रहा होगा mg। तो यहाँ से हमको मिला T1 प्लस T2 इक्वल टू m प्लस mg, फोर्स बैलेंस। हमको T1 और T2, एक बात और कि जो हम यहाँ पे टॉर्क लिख रहे हैं तो हम उसी पॉइंट के लॉन्ग क्यों लिख रहे हैं? हम किसी भी पॉइंट के लॉन्ग लिखेंगे तो उतना ही आना है। तो हम यही पॉइंट इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें से एक अननोन मेरा गायब हो जा रहा है, ठीक है? हम यहाँ पे m के पास भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन हम ऐसा पॉइंट चूज कर रहे हैं जिससे हमारा काम आसान हो। बात समझ आ रहा है? क्योंकि एफ नेट जीरो है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे तो जीरो ही आना है। तो हम ऐसा पॉइंट चूज कर रहे हैं बार बार कि जिसके अबाउट अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो हमारा काम आसान हो। तो हम फिर से वही चीज, वही पॉइंट चूज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, तो ये जीरो होगा, ये हमको पता है। तो ये कितना लिखेंगे बताओ? सर T2 माइन mg/2 minus 3 mg/4 T2 कितना आ रहा है? small 2 mg/2 2 minus और 3 T1 capital mg/4 देखते हैं क्या आता है। 3 into capital mg। ठीक है, देख लेते हैं, हो सकता है इतना ही है। टॉर्क अबाउट ए जीरो होगा तो हम स्मॉल एम जी के लिए लिखेंगे, यानी सुंदर कन्या के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो L/3 डिस्टेंस पे है, तो L/3 इनटू द प्लेन आएगा, इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। फिर माइनस mg इंटू L/2। फिर इसके लिए लिखेंगे तो L/3 है तो प्लस T2 इंटू L माइनस L/3 यानी 2L/3। प्लस क्यों? क्योंकि ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, ये सब इसको ऐसा रोटेट करना चाहते थे, यानी कि इनटू द प्लेन था, वो आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ से एक साइन कन्वेंशन ये भी समझ में आ रहा है कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनटू द प्लेन जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन। तो ये भी कभी कभी यूज किया जाता है, तो कर सकते हो। तो यहाँ से हमको T2 कितना मिल जाएगा? अच्छा जी, यहाँ कैपिटल M आएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 3 कैंसिल, स्मॉल mg/2 माइनस माइनस प्लस 3 mg/4। यहाँ प्लस बोले थे क्या? प्लस आएगा, Yes, sir। ठीक है, सर और इसे माइनस T1 बोल दिया आएगा। थे। चलो ठीक है, तो T1 जो आएगा हमारा, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, T1 का वैल्यू ऊपर से सॉल्व कर लेना है। एक अननोन अब बचा है तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, ऐसा एक आइसोसेलेस प्लेट दे रखा है, आइसोसेलेस प्लेट है, ठीक है सर, थैंक यू मिस्टर गोल्डी। एक स्ट्रिंग यहाँ टंगा हुआ है, एक स्ट्रिंग यहाँ टंगा हुआ है, साइड लेंथ ए दे रखा है, डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, मास इसका m है, तब इसमें टेंशन T1 एंड T2 कितने होंगे? mg जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्ट करता है क्या? हाँ, सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है इसका, याद है क्या? h/3। यानी कि यहाँ से हम लोग लेते हैं तो h/3 पे आता है, यस सर। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस जो आता है वो h/3 आता है, यानी कि इस पॉइंट पे इधर की तरफ mg लग रहा होगा। So a/3, a/3 होगा। क्या? a/3 होगा, मतलब वो पॉइंट अगर उसको एक्सिस आइसोसेलेस मान लीजिए। ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका ऐसा अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो ये तो ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो कितना आता है बोलो? a/√। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये भी यही आता है ना शायद, इक्वल में इसको डिवाइड करता है। यस सर, हाँ, तो ये a/√2 आएगा, a/√2 होगा। हाँ, इक्वल में डिवाइड करता है तो a/√2 होगा। a/√2 यही प्रॉपर्टी होता है ना कि इसको शायद इक्वल में डिवाइड सर करता है। a2 यस सर, √2 a/2 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का आधा। हाँ, तो h जो हो जाएगा वो आ जाएगा a/√2, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? टॉर्क अगर लिखेंगे तो हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। यस तो सर। टॉर्क हम आराम से लिख सकते हैं। अब हम सब चीज लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो T1 प्लस T2 हम तो एक लिखेंगे तो mg लिखेंगे। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, यानी कि इस ए के अबाउट टॉर्क लिखें, बात बराबर ही, ठीक है। टॉर्क के अबाउट ए लिखेंगे तो हमको 0 मिलेगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है और इक्विलिब्रियम हमको दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहेगा भी कि इक्विलिब्रियम है, हम यहाँ नहीं कह रहे हैं। तो T2 के लिए लिखेंगे तो T2 इंटू ए आउट ऑफ द प्लेन, mg के लिए लिखेंगे तो माइनस mg इंटू ऊपर वाला डिस्टेंस कितना जाएगा? सर 2h/3 a/, आएगा, उसका फिर हम लोग ले लेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो फिर √2 वो आ by 3 जाएगा a/3। r अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा h माइनस h/3 यानी 2h/3, 2h/3 यानी कि लिखेंगे 2√2a/3,
√2a/3 ये मिल रहा है। ठीक है, तो यस सर। √2a/3 और साथ में sin 45 डिग्री, बाकी सब में 90 था इसलिए हम 1 कर ले रहे थे, sin 45 डिग्री ये हो जाएगा 0। ये आ रहा है, देख लेना। यहाँ से sin 45 √2 से कट जाएगा और T2 जो हमको मिल जाएगा mg/3 मिल गया, तो T1 मिल जाएगा 2mg/3। ठीक है, तो इसमें हमको मैथ आप सॉल्व कुछ करा है। लिख रहे हैं क्या? क्या लिख आप तो कुछ रहे लिख थे रहे हैं क्या स्क्रीन पर सर? लिख रहे थे, लिख अभी तो नहीं रहे हैं। नहीं, मेरा फ्रीज चल रहा है स्क्रीन। अच्छा, बाकी लोग का भी है। अच्छा सर, धीरे धीरे करके आया, एक ब्लू लाइन फिर व्हाइट आ हाँ गया सर। चलो ठीक है, T2 तो equals to यही है। mg/3 T धीरे धीरे करके आता है सर, तो काट दिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है, फिजिक्स तो वैसे भी बहुत इजी होता है कि नहीं। मैथ सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो हमको नेट फोर्स, अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो एफ नेट भी 0 होना चाहिए और टॉर्क नेट भी 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में अल्फा ये सब भी इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ दिन के बाद, जब हम किसी एक्सिस के अबाउट आई के टर्म में लिखना शुरू करेंगे, यानी कि एक्सिस के अबाउट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि हम इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक रस्सी को काट देंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, दो दो रस्सी है, एक रस्सी को काट दिए, एक रस्सी को काटेंगे तो दूसरे रस्सी जो है उसके अबाउट घूमना शुरू हो जाएगा और बोलेंगे कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है। ऐसे ऐसे सवाल हम बना सकते हैं। तो हमको दिख रहा है कि जो चीज हम लोग पहले एक बार में करते, इतने दिन में करते आए हैं, उसी चीज को यहाँ पे हम लोग इकट्ठे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम का कुछ क्वेश्चन। अभी इक्विलिब्रियम का और भी आएगा, जैसे डूर है, डोर जो है हमारे घर का वो भी खड़ा रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है जब तक हम फोर्स नहीं लगाते। तो उस पे कैसे फोर्स लगा के हम चेंज कर सकते हैं, कैसे वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर इक्विलिब्रियम में रहता है तो जो कील उसमें ठोका रहता है, जो हिंज रहता है उस पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होता है, किधर लग रहा होता है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। फिर लैडर प्रॉब्लम आएगा कि अगर लैडर है, चढ़ रहे हैं हम ऊपर, तो कैसे इक्विलिब्रियम में, फ्रिक्शन दीवार पे रहेगा तो क्या होगा, सरफेस पे रहेगा तो क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। सर हाँ, और बेसिक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था। अभी टाइम तो नहीं बचा, आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक आपको है। और याद दिला कल देंगे जो, एक और बार। हाँ, और जो कल क्वेश्चन जो पूछे थे वो ठीक आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, घर में पता नहीं उस समय मन में क्यों नहीं आया। ठीक है, जैसे कि ये चीज है, दो चीज उसमें लगाना है। अगर यहाँ पे वी नॉट है, ये भी वी नॉट से जा रहा है, एम एम है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, तो जब जस्ट कोलिजन के टाइम आया है तो हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा, इधर वेलोसिटी ऑफ ये जो सर्कल है उसका है। तो वाई डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम इनिशियल इजकल टू मोमेंटम फाइनल होगा, यानी कि 2m v0 इजकल टू 3m v c होगा, यानी कि जो सर्कल जा रहा है उसके हिसाब से इक्वेशन 1 है। लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है हॉरिजेंटल जो हो जा रहा है, ये जो हो जा रहा है, इसको हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये कितना है। तो यहाँ से तो हमको vc मिलेगा, भी पार्टिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन। अब चूंकि ग्रेविटी है नहीं तो कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी इनिशियली कितना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इंटू 2, और फाइनल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए लिखिए अभी।
क्या? अब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं, दोनों का तो सेम रहेगा। क्या चीज एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज है? एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, तो एक के लिए क्यों लिखेंगे? इस मतलब वर्क करा होगा तो इंटरनल एनर्जी के कारण जो है, कुछ भी एनर्जी नॉर्मल फोर्सेस लगा है तो उसी के कारण ना हुआ है, तो हम एनर्जी सबके लिए लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा, अगर एनर्जी लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? एक तो लिखेंगे लूप के लिए, हूप जा रहा है तो 1/2 mvc² प्लस पार्टिकल का वेलोसिटी हम ले ही रखे हैं, तो हो जाएगा 2 × 1/2 m × वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। यहाँ से हमको ये चीज फाइंड करना है। तो सर पार्टिकल्स तो बीसी से जा रहा है, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे? क्या? सर पार्टिकल्स भी तो बीसी से जा रहे हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे? नहीं, जैसे कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अगर हम उसका एक वेलोसिटी मान चुके हैं, हम सब फ्रेम ग्राउंड फ्रेम में बात कर, ठीक है, जैसे उसी के जैसे कि अगर ऐसा लिखते हो कि ये बॉडी यहाँ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एक बॉडी इसके ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो जब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो दोनों का अलग अलग लिखते हैं, ना कि इसके साथ इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, उस पार्टिकल का हम वेलोसिटी वीपी मान चुके हैं कि उसका इतना ही वेलोसिटी है, पूरा वेलोसिटी। वीसी जोड़ के उसका वीपी है। जैसे कि हम वीपी जो होगा उस समय अगर हम रिंग पे बैठ जाएंगे तो हमको किधर दोनों रिंग आपस में सिर्फ उतने आसपास से जा आपको रहा होगा। दिखेगा। हाँ, तो उसमें फिर हम इसका क्यों ऐड करेंगे? तो मतलब समझे नहीं। सर वीसी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तीनों मास उस वेलोसिटी से जा रहा है। कौन? अरे जैसे कि हम कैसे बताएं यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये जो लूप है, सर्कल है, ये वीसी से जा रहा है, ठीक है। हम अगर इसको देखें तो हमको पार्टिकल का ओरिजिनल वेलोसिटी चाहिए, और जिसका जो टोटल वेलोसिटी होगा वही चाहिए जिससे वो जस्ट टकराया होगा। बात समझ आ रहा है? तो वीपी जो लिखे होंगे हम, तो यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं इसका एनर्जी, तो इस वाले का तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इसी स्पीड से चल रहा है, ये वाला जो है इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसी के स्पीड से चल रहा है ना। लेकिन सर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन वो ग्राउंड प्लेन में करते हैं ना। एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो तो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, कहीं से भी करो। तो मान लेते हैं कि हम इस केस में भी हम इस पे बैठ गए, तो देखिए तो इसका क्या दिखेगा? हाफ mv0² × 2। इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम में ही लिखो तब भी, या फिर किसी फ्रेम में लिखो, अगर हम भी का बात कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स है अगर किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो किसी और के ऊपर ही क्यों ना कर रहा हो, हमको उसका स्पीड देखना है ना, वेलोसिटी को छोड़ दो, ये स्पीड है, ठीक है, इतने स्पीड से टकराया है, हमको ये फाइंड करना है, यानी कि हम उसका स्पेशली हम मान लिए कि ये डायरेक्शन में इतना होगा। यहाँ पे केस ऐसा बन रहा है कि वो साथ साथ तो जा रहा है ऊपर, लेकिन हम इसका स्पीड उसके रिस्पेक्ट में माने हैं ना, रिंग के रिस्पेक्ट में माने हैं कि इतना स्पीड है, उस पे बैठ के हम माने हैं कि हम उस पे जब बैठ जाएंगे तो इतना स्पीड से हमको दिखेगा, तो उसके पास पार्टिकुलर जो हम बोल रहे हैं एनर्जी होगा वो कितना होगा, जस्ट सोच के बताओ। ठीक सर है, इसको एक तो बार रिंग सोचना। में बैठ के मान रहे हैं तो फिर
हम लोग को तो रिंग तो रेस्ट पे दिखेगा, तो फिर हम लोग उसका एनर्जी किसे कंसिडर करेंगे? हम पार्टिकल के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे बैठ के सोचो कि उसके पास ऐसा स्पीड है, तो हम उसके एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके पास कितना एनर्जी है पार्टिकल के पास। कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास कितना एनर्जी है। तो मतलब अगर कोई ट्रेन है, वो चल रहा है 10 हम्म मीटर पर सेकेंड से, और हम अगर अंदर चल रहे हैं 5 मीटर पर हम्म सेकेंड से, तो अगर हम अपना हम्म। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो फिर उसमें ट्रेन का स्पीड इंक्लूड नहीं करना होता है। जब हम अपना सिर्फ पार्टिकुलर हम अपना लिखेंगे तब नहीं यूज करेंगे ना। ठीक है, अगर बोलेंगे कि बाहर स्टेशन पे बैठा हुआ आदमी क्या देख रहा है कि मेरे पास कितना एनर्जी है, तब हम ट्रेन का एज्यूम करेंगे। लेकिन सिर्फ हम अपना पर्सनल लिखना चाहते हैं, हम खुद का लिखना चाहते हैं, तब नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे दिखते हैं बाद में। ठीक ना, अभी 8:20 हो गया, फिर से अभी एक क्लास डाउट है। ठीक है, इस पे एक बार सोचना, फिर से हम बता देंगे इसको। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, फिर फिलहाल के लिए हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू Thank you, sir.